हाय हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, मैंने जैसे कि आई हैव told you in the previous video that we will start with the data structure. So this is the first video of the data structure. We will start from the beginning. Okay, जो भी data structure में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है या फिर जो भी उसके टर्म्स यूज़ होते हैं उनको पहले समझेंगे, और जो भी इसका डेटा स्ट्रक्चर का ओवरऑल मीनिंग होता है ना, वो पहले समझ लेते हैं, फिर डाटा स्ट्रक्चर भी इजी लगेगा, है ना। तो देखिए, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्हाट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर। सो वी कैन से दैट इट्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन ए मेमोरी। ओके, सिंपल डेफिनेशन है। इसको भी बहुत लोग हैं ना, इसको इसी डेफिनेशन को हम लोग लॉन्ग तरीके से लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं ना। आपको तो ये याद रखना है, इट्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, है ना। अब देखो, मैं डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा। लेट मी ओपन माई वन नोट। अब देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एकदम थोड़ा अच्छे से बता देते हैं ना, डायग्राम भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा आरे है ना, ये आरे है, मैं ऐसे रैंडम बना रहा हूँ, और मेरा कोई कहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। मानिए कि आई हैव सम डेटा। ओके, दिस इज सम डेटा। ओके, I have this data, so I have to organize this data in this data structure. Okay, whether it should be an array or it should be a stack. Okay, data structure कोई भी हो सकता है। मेरे को ये data जो है उसको arrange करना है। So how I will arrange? That's the question, how I will arrange. ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट जो भी कोई भी random वैल्यू कहीं पे भी ऐसे डाल के रख दूँ, ऐसे नहीं होगा। So there will be some rules and algorithm to insert data in the data structure. ठीक है, इसीलिए हम लोग डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। उसके अलग अलग रूल्स होंगे तो वो समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से डाटा को अरेंज करना पड़ेगा इन ए मेमोरी। सो इफ़ वी कैन सी इन द डेफिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी। तो डाटा स्टोर होता है मेमोरी में, है ना। तो कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब बहुत सारी मेमोरी होती है सबसे। तो यहाँ पे भी आपको समझने वाली बात है, कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है। Whether it should be a ROM, RAM, कोई ये टेम्प्रोरी स्टोर होता है। उसके बाद जो भी अगर कुछ फॉल्ट अकर्स हुआ या फिर कुछ होता है तो वो डिलीट हो जाता है ना। सो बी केयरफुल। सो ये जो एरो है ना, ये एरो जो दिख रही है यहाँ पे, ये बता रही है प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग। अब जो डाटा मैंने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में मैंने डाल दिया, सपोज आई हैव इंसर्टेड ए डेटा इन द डेटा स्ट्रक्चर, सो आई हैव टू रिट्रीव। एक एक को मेरे को देखना कौन सा डेटा है, इस नंबर पे कौन सा डेटा है मेरा, है ना, दैट आई हैव टू रिट्रीव। सॉर्टिंग इन्वॉल्व, व्हाट द सॉर्टिंग मीन? सॉर्टिंग मीन इफ यू कैन अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे को अरेंज करना है, उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग में मतलब जो भी फंक्शन जैसे ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं कोई स्पेसिफाई पोजीशन पे, उसमें प्रोसेसिंग जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है उसको प्रोसेसिंग करते हैं ना। तो दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन। इतना ही आपको लिखना होता है, व्हाट्स डेटा स्ट्रक्चर। इसी को बहुत सारे लोग को है ना अलग अलग तरीके में बोलते हैं। सो आप अगर देख सकते हो कि मेरे राइट साइड में एक वो है जो से मस्ट फॉलो डेटा स्ट्रक्चर, मस्ट फॉलो एल्गोरिदम, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एंड सेट ऑफ रूल्स। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर इन सबको फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या है फिर? एल्गोरिदम हम लोग बोलते हैं इट्स ए सेट ऑफ रूल, बट यहाँ पे मेंशन है कि डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग चीज़ को, मतलब दोनों एल्गोरिदम अलग है, एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर, एंड सेट ऑफ रूल्स को भी फॉलो कर रहा है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ रूल्स। तो क्या सही होगा वो? यस, सही है सही। एक रूल जैसा ही होता है एल्गोरिथम, और तो क्या होता है, बट एग्जैक्टली जो होता है ना सेम है नहीं। एल्गोरिथम डिफरेंट हो गया, सेट ऑफ रूल्स अलग हो गया।
तो इन सब को फॉलो करता है। अब मान लो एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स का तो ये हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल में स्टैक क्यू ये सब होता है ना, इनमें एलिमेंट इंसर्ट होगा टॉप से और डिलीट होगा एंड से, पढ़ रहे हो ना। तो ये सेट ऑफ रूल्स है, मतलब एल्गोरिदम सेट ऑफ रूल्स से पहले डिफाइन कर रखा है कि यहाँ से इंसर्ट होगा, यहाँ से डिलीट होगा। और एल्गोरिदम मतलब प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, प्रिंसिपल के जिस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, प्रिंसिपल मतलब एक उनका भी अलग ही रूल होता है, प्रिंसिपल भी एक कुछ रूल्स होता है, बट वो डिराइव रूल होता है, मतलब वो डिराइव करके आया हुआ होता है। तो वो एक डिराइव करके आया हुआ होता है, उसी को यूज़ करते हैं एल्गोरिदम में, ताकि कोई भी डेटा के साथ वो जिसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, वही है ना। तो वैसा कुछ है नहीं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, वो ये भी तो कुछ है, इसको भी तो फॉलो कर रहा है ना डेटा स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, इसको सिंपल से समझो, ये कुछ नहीं है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है ना। मैथमेटिकल मॉडल हम लोग बोलते हैं जैसे कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कोई भी ऑपरेशन ले लो, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, जो भी लेना है कोई भी ले लो। ये मतलब तुम्हें यही बताएगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है कहाँ पे। जैसे इंट के साथ इंट को हम लोग परफॉर्म करेंगे, हाँ। सो एडिटिंग का मतलब तो आप समझ गए, हम लोग है ना, जो है ना ये बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वेदर इट शुड बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो भी डिवीज़न जो भी करना होता है वो कौन सा करना है। मतलब जैसे कि मैं इंट को जोड़ूंगा इंट के साथ, फ्लोट को जोड़ूंगा फ्लोट के साथ, अरे को जोड़ूंगा अरे के साथ। इट्स नॉट दैट कि मैं अरे को स्टैक के साथ एडिशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज सम मैथमेटिकल मॉडल है बीच में, जहाँ एल्गोरिथम की बात होती है वहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल आना ही भी मतलब आता ही है। सो मैं अगर इसका एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूँ इसे समझने के लिए। अगर मैं डायग्राम आपको दिखा दूँ, सी ये हो गया हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का डायग्राम। ये फ्लो एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों। ओके। और देखो ये जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है ना, ये तुम्हें ये नहीं बताएगा कि ये इट विल नॉट टेल यू दैट वेदर व्हाट्स इन विच वे इट विल ऑर्गेनाइज द डाटा और व्हाट विल बी द इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका कोई लेना देना नहीं है इम्प्लीमेंटेशन से, या फिर जिस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करना है उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स ओनली टेल विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, बाकी इससे कुछ लेना देना है नहीं, है ना। समझ गया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। डेटा स्ट्रक्चर हायरार्की, तो डेटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं। एक प्रिमिटिव वाले होते हैं, प्रिमिटिव मतलब जो भी इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, डेसिमल हो गए। और नॉन प्रिमिटिव मतलब लीनियर, जो अरेस वरेस हो गए, इसमें भी लीनियर और नॉन लीनियर है। अगर मैं सिंपल वे में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, या आप लोग भी एक बार इसको देख के ये बता सकते हो कि कौन सा, मतलब जैसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हो गया, ये जो फ्लो चार्ट को देख के आप खुद का कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हो, देख के आप बता सकते हो क्या डिफरेंस हो सकता है। एक बार देख के आप खुद सोचो। जैसे कि ठीक है आपने सोच लिया होगा, कुछ तो सोचा ही होगा ना। अगर सोचा होगा तो देखिए, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो भी होगी वो सिंगल वैल्यू को होल्ड करेगा, जो भी होगा, है ना। जो भी वेरिएबल होगा जो सिंगल वैल्यू को होल्ड करेगा, समझ में आ गया। और जो नॉन प्रिमिटिव वाले है वो बहुत सारे वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल अरे में बहुत सारे वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक कंपैरिजन और डिफरेंस बता दिया मैंने। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि सिंपल है, वो भी है कि प्रिमिटिव में सिक्वेंशियली अरेंज होगा और नॉन प्रिमिटिव में सिक्वेंशियली अरेंज नहीं होगा। अब ये मैंने क्या बोला, सिक्वेंशियली और नॉन सिक्वेंशियली। तो देखो जब एक नंबर होता है तो वो ऑटोमेटिक सिक्वेंशियली अरेंज होता है ना। जैसे अगर
अगर सीक्वेंस में अरेंज है या नहीं उसके लिए हम लोग को 2-3 नंबर चाहिए होगा कंपैरिजन के लिए, बट प्रिमिटिव एक ही वैल्यू होल्ड करता है तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं वो सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। और नॉन प्रिमिटिव के पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती है तो हम लोग कह सकते हैं सीक्वेंशियली अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, इसका मैं डेफिनेशन इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। सी हाँ, देखिए वही है जो मैंने बताया है वही है, उसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। अब देखो ये नॉन प्रिमिटिव में क्या बोला, एक एलिमेंट होता है वो बहुत सारे से कनेक्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल चलिए आइए अपने इसमें एक एलिमेंट, जैसे कि मैं एक ट्री ले लिया है ना, ये ट्री बहुत सारे से कनेक्ट होता है ना, ऐसा नहीं है कि एक से कनेक्ट हो, बहुत सारी ब्रांच होगी इसकी। अब फॉर एग्जांपल ये वाला देख लो, ये नोड है ना, ये वाला ये कनेक्ट हो रखा है इन 2 से, ये वाला नोड कनेक्ट हो रखा है इन 3 से। तो ऐसे ही मतलब एक नोड बहुत से कनेक्ट होता है। फॉर अब अरे में ही देख लेते हैं, इस अरे में कितने एलिमेंट है। तो ये सब, ये अरे जब मैं बोल रहा हूँ तो ये पूरा एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। सब एक के बाद एक कनेक्ट है, ये इसके बाद कनेक्ट है, इसके बाद कनेक्ट है, ये इसके बाद कनेक्ट है, समझ रहे हो ना। तो एक एलिमेंट बहुत से कनेक्ट होता है ना, समझ रहे हो ना बात। तो वही है ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, इसमें कुछ उतना खास है नहीं है ना, तो इसमें कुछ उतना खास है नहीं। तो मैं आपको दूसरा बताता हूँ। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मैंने सोचा ये इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि रन टाइम और कंपाइल टाइम में हम लोग को एरर जब आता है तो हमें पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है। अगर जो एरर कंपाइल टाइम में आता है उसका क्या मतलब है, रन टाइम वाला क्या है। हम तो पहले यही समझते थे कि एरर होता है, चाहे वो अब वो पता नहीं था कंपाइल भी होता है रन टाइम भी होता है। क्योंकि जब हम अपने पास जब कोडिंग जब हम लोग करते हैं तब एरर आता है तो हम लोग को यही लगता है कि कोड गलत है इसलिए एरर है। हम लोग को तो कोई मतलब नहीं था जैसे कंपाइल और रन टाइम। तो समझ लेते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन आने वाले वीडियोस में कोडिंग करेंगे तो समझ में आना चाहिए कि कंपाइल और रन टाइम में क्या डिफरेंस है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिंपल हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपाइल टाइम में क्या होता है ना, जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन से पहले जो एरर आएगा ना वो हम लोग को वो बता देगा। जैसे तुम्हारा कोई सिंटैक्स एरर आ रहा है कोई भी प्रोग्राम में, या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई सेमीकोलन मिस्टेक, जो भी वो सिंटैक्स एरर ही हो गया, अगर वो गलत है तुम्हारा तो वो कंपाइल टाइम उस टाइम तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले ही तुम्हारे वो आ जाएगा कि तुम्हें एरर आ रहा है तुम्हारे प्रोग्राम में, इट विल थ्रो एन एरर। सो हम लोग ये कह सकते हैं तो कंपाइल टाइम में मतलब वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा कंपाइल टाइम में, और रन टाइम में एग्जीक्यूशन के बाद एरर दिखाएगा। मतलब पहले तो पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा, जितना बड़ा कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर डायरेक्ट में लाइन वो एरर बताएगा कि ये है, इतने एरर है, और फिर तुम्हें प्रोग्राम में जाकर वो ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से एरर है ना, समझ रहे हो ना। थोड़ा हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख लेते हैं क्या है, थोड़ा स्क्रीन इतना ही होगा देखो। सो मैंने बताया जैसे कि ये चेक करता है जैसे कि ये चेक करता है तुम्हारा, जैसे कि कंपाइल जो कोड जो सिंटैक्स एरर है वो चेक करेगा, ये होगा तुम एग्जीक्यूशन से पहले पहले, ठीक है। और वो दूसरा होगा जो पूरा एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो एरर तब एरर दिखाएगा। और जो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये तुम्हें बेसिक पता ही है कि जो सोर्स कोड हम लोग लिखते हैं जावा या फिर C++ में वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड में। इतना ही प्रोसेस है कंपाइल टाइम का, उसके आगे का प्रोसेस रन टाइम देखता है। जैसे कि मशीन कोड फिर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोग्राम कोड में, प्रोग्राम कोड मतलब जो आउटपुट दिखाएगा फाइनल जो आउटपुट आएगा वो, समझ गए ना। थोड़ा ये तो थियरी पार्ट हो गई, इतना काफ़ी है। फिर अगर तुम डायग्राम से समझोगे तो यहाँ पे डायग्राम भी है और डिफरेंस भी कुछ है ना। सो वही है डायग्राम में, मतलब उसको बस वो समझाया जो पहले पिछले प्रीवियस स्लाइड में था, वो
वही बताया है। जैसे कि जावा, जो तुम्हारा जावा में जो भी लैंग्वेज में कोड लिखोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, पहले उसके जो भी बाइट कोड होता है, असेंबली कोड होता है, फिर मशीन कोड में ऐसे कन्वर्ट होता है। तो डायरेक्ट ये बोल रहा हूँ ना, जो कोड लिखेंगे वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, और फिर ठीक है। सो कंपाइल टाइम में वही है डायग्राम। अगर तुम्हें जो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डायग्राम बताया है, और कुछ है नहीं इस डायग्राम में। एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल, एग्जीक्यूशन के बाद रन टाइम, और थोड़े बहुत डिफरेंस है वो जो मैंने बता चुके हैं। उसमें मेरे को नहीं लगता कोई भी एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है, ठीक है। फिक्सिंग एन एरर एट द स्टेट इज, देखो कंपाइल टाइम में लाइन बाय लाइन एरर बताया, मतलब इस लाइन पे है, फिर अगली लाइन पे है, तो लाइन बाय लाइन बताते चलेगा तो हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं एट ए मोमेंट, है ना। अब जब रन टाइम में पूरा एक साथ बताएगा तो फिर बैक जाके फिर देखना वो मुश्किल हो जाता है। वही है लास्ट वाला पॉइंट, और कुछ नहीं है। तो ये अपना तो इतना ही था कंपाइल और रन टाइम, ठीक है। या अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने सोचा है जब बेसिक कॉन्सेप्ट में इंक्लूड है तो अपन भी इसको बता ही देते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड टॉपिक है नहीं। बाई चांस कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वजह, तो बाकी तो कोई चांस नहीं है कि इसमें से कुछ पूछेंगे। वैसे कोई सेमेस्टर के लिए यूज़फुल है थोड़ा, और कुछ नहीं है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन ये तुम्हें बताएगा कि वेदर दैट एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो फास्ट है या स्लो है, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन करेंगे एल्गोरिदम को, तो वेदर दैट एल्गोरिदम इज़ द बेस्ट एल्गोरिदम, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एवरेज है या फिर वर्स्ट है ना। तो ये जस्ट कंपैरिजन करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। बस ये तीन चीज़ें बताएगा, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है वो एल्गोरिदम, या फिर वर्ड्स है, या फिर एवरेज दे रहा है। तो ये तीन जो मैंने लगाया है, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, ये सब वही है। एवरेज, वर्ड्स, बेस्ट और एवरेज, ठीक है ना। इसके अगर आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसका थोड़ा ग्राफ भी है। और देखो ये है ग्राफ, तो इसको आप ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो ग्राफ से एक्सप्लेन कर दो, या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे, या फिर तुम आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर उसका डेफिनेशन है उससे, ठीक है। इन तीनों से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो जो फर्स्ट वाला बिग ओ नोटेशन है वो है ना वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। अगर हम लोग एल्गोरिदम को कंपेयर कर रहे हैं तो वेदर उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज होगा, वर्स्ट होगा, या बेस्ट होगा। तो बिग ओ वर्स्ट वाला कंडीशन है, ओमेगा बेस्ट वाला है, थीटा एवरेज है। समझ गए मेरी बात। अब देखो ग्राफ को अगर मैं देखूँ तो ग्राफ में देखो पहले वाले में जी ऑफ एन, देखो अपर बाउंड जो होगा ना वो अपर बाउंड जी ऑफ एन बड़ा होगा एफ एन से। ग्राफ से अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना हो तो जी एन ऊपर होगा एफ एन से बिग ओ नोटेशन में, और ओमेगा में एफ एन बड़ा होगा जी एन से, अपोजिट हो गया उसका ग्राफ। और एवरेज में एफ एन बीच में होगा थीटा में, मतलब थीटा को एवरेज बोलेंगे। अब देखो एवरेज के लिए हम लोग को दो वो चाहिए होता है ना, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए दो वैल्यू चाहिए होती है। सो दे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ग्रीन लाइंस, तो ये दो है, दैट्स व्हाई एफ एन लाइज बिटवीन दिस जी एन बोथ, ठीक है। अब थोड़ा बिगो पे आते हैं तो देखो यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अगर मेरे को एक्सप्लेन करना होगा तो ये है एफ एन का जो भी ग्राफ होगा, जो एफ एन होगा, जो भी मेरे एफ एन एक फंक्शन है, जी ऑफ एन भी फंक्शन है एन के टर्म में, है ना। तो एफ एन शुड बी लेस, देखो एफ जी एन ऊपर है तो मतलब जी एन ही बड़ा होगा। तो ग्राफ से ही देखो ना, जी एन ऊपर है तो जी एन बड़ा होगा एफ एन से, और सेकेंड वाले में एफ एन बड़ा है। समझ गए ना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो तुम्हें ग्राफ से मिल जाएगा। और एफ एन बीच में लाई कर रहा है जी एन, सी वन डॉट जी एन से इन थीटा में। तो ये मैं इसका एक सम करके बता दूंगा कैसे होता है सम, आपको थोड़ा एक पता चल जाए, थोड़ा आइडिया हो जाए।
पहले उसके पहले नोटेशन देखो, नोटेशन थोड़ा डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन वो तुम यही बोल सकते हो जो अपर बाउंड ऑफ ए फंक्शन है ना, हाँ पढ़ लो, देखो यार क्या लिखा हुआ है, अपर बाउंड ऑफ एन फंक्शन विच इंश्योर दैट अ फंक्शन नेवर ग्रो फास्टर देन अपर बाउंड। जो हम लोग का एफ एन वाला फंक्शन वो है ना, कभी जी ऑफ एन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये इंश्योर करता है। तो तुम ये वही डेफिनेशन है यार, आप सही डेफिनेशन निकाल सकते हैं, अपन खुद से बना लेंगे, अब रटने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम लोग रटते थे ना ये डेफिनेशन क्या, तो नो रटने वाला कुछ नहीं है। देखो सिंपल वे ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो, वही ग्राफ और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के उसका डेफिनेशन बना सकते हो, और कौन सा एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट है और वो बता सकते हो। थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जैसे कि मैं वन नोट खोल लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एफ एन दे रखा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी की, ये जो इंसर्शन ये सब सॉर्ट होता है ना बाइनरी सर्च, उसमें यूज होता है। उसमें क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, जैसे कि फॉर बाइनरी सर्च हम लोग मिड उसका निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो ये सब उसमें एवरेज निकलता है, क्योंकि लूप वहाँ पर मतलब वो कितने बार चलेगा वो मिड के ऊपर डिपेंड करता है ना। मिड को तो हम लोग हमेशा डिवाइड करते रहेंगे 2 से, है ना। तो दैट्स वाई जिससे एवरेज केस हम लोग देखेंगे जब वो इंसर्शन सॉर्ट या बाइनरी सर्च पे आएंगे, तो है ना। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, तो वेरी गुड। तो चलिए दूसरा पे देखते हैं अपन। देखो मैं समझा देता हूँ, ये फॉर्मूला पे जो ये फॉर्मूला है ना उस पर तुम रखते चलो वैल्यूज़, वैल्यू रखते चलो, ठीक है ना। अब हम लोग को ये बताना है कि ये, हाँ चलो ये वैल्यू रखते चलो, जैसे कि 2 एफ एन ये है, और यहाँ पे सी इंटू एन। अब सुनो, हम लोग को ट्रायल केस लेके चलना है, ट्रायल हीरो हिट वाला फॉर्मूला मानना है। एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा एन 1 हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 इज इक्वल टू सी। तो सी की एन 1 हुआ और सी इज इक्वल टू 5 हो गया, तो सी इज इक्वल टू 5 हो गया, एन इज इक्वल टू 1 हो गया। अब रख के देखो इसमें n1 है और सी 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा ऊपर वाले इक्वेशन से, आ गया। ये इक्वल है, और इक्वल है कि नहीं, हाँ तो है, तो मतलब एफ एन बिग ओ ऑफ जी एन है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, हाँ तो बस वही है। अब ये हर n की वैल्यू जो भी देखो, फिर 2 के लिए भी चेक कर लो, सबके लिए ये मेरे को वो तुम्हारा बड़ा होगा। समझ में आ गया, चेक करके देख लेना आप अपने से, ठीक है, तो आप लगा सकते हो। हाँ या तो अब देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं बता देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्पोर्टेंट है बजाय स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, जैसे कि मतलब बहुत से या फिर कोई क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। यूजुअली क्वेश्चन के साथ ये पूछा जाता है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो देखने की बात है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है। तो सिंपल अपन मतलब अगर सिंपल वे में समझो ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। जैसे एक प्रोग्राम मतलब ऊपर से नीचे तक जितना एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये कुछ पॉइंट है। लास्ट वाले में अगर मैं लास्ट पॉइंट दिखाता हूँ, जैसे कि द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन इज द फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट ओनली, ठीक है। मतलब मान लेते हैं मेरा एक प्रोग्राम है, उसमें खाली एक फॉर लूप है ना। अब उस प्रोग्राम में जब तक मेरा फॉर लूप ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा प्रोग्राम एंड नहीं होगा, ठीक है। मेरा फॉर लूप चलेगा
है ना। मेरा फॉर लूप चलेगा जब जब मेरा फॉर लूप लास्ट वाले एलिमेंट के लिए चलेगा, तब जाके मेरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब फॉर लूप। तो वो लास्ट वाला कितनी बार चला मेरा फॉर लूप, लास्ट मतलब एन एलिमेंट है, एन के लिए चला मेरा फॉर लूप, तो एन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा जितना, इसीलिए इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द वाट एवर द फंक्शन और मेथड जो भी तुम्हारा कोड या प्रोग्राम में होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। जो और लेंथ पे मतलब बताता हूँ, अभी मैं अभी बताता हूँ इसका एग्जांपल। लेट मी ओपन द माय आर्टिकल है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि मेरा एक मैं जैसे कि एक आर्टिकल मैंने उठाया जो आपको समझाने के लिए, कोई सा आर्टिकल में था कुछ ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर लूप है, ये फॉर लूप है कोई स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना। ये तो प्रोग्राम देखिए, मैंने पहले बोला था मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले आपको पता है, मेरे को पता है, इतने सारे वीडियोस हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले, तो आपको ये ज़रूर पता होगा फॉर लूप क्या होता है। नहीं पता तो मैं अपना जब नेक्स्ट वीडियो से शायद मैं बताने लगूँगा, तो एक बार इसको समझ लीजिए, ठीक है। फॉर लूप कुछ नहीं होता है, मतलब फॉर लूप में दो वैल्यू होती है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे है आई इक्वल टू 1 से n तक चलेगा, है ना। तो इस प्रोग्राम का जब तक मेरा n की वैल्यू तक ये नहीं चलता, तब तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा। मान लेते हैं n 5 है ना, n मान लेते हैं 5 है, तो ये चलेगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 5 के लिए चलेगा। उसके बाद कोई तो है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरा इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन कि जितना कोड को रन होने में टाइम लगेगा और कोड को रन होने में टाइम लगता है, उसका जो मेथड या फंक्शन का जो भी लेंथ होता है उस पर, तो इसका फंक्शन का लेंथ n है, मतलब n तक जाएगा। लेंथ नहीं बोल सकते लेकिन n तक जाएगा, तो हम लोग ऐसे लेंथ बोल रखे हैं, ठीक। सिमिलरली हाँ, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेशन के लिए जैसे कि हम लोग हो ना, जो भी हम लोग वेरिएबल या स्टेटमेंट जो डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट इज इक्वल टू कुछ भी, इंट फ्लोट, वो सब नेगलेक्ट कर दो। वो कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट होते हैं, जो भी स्टेटमेंट होते हैं, और वो सब हम लोग को नेगलेक्ट करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकलेगा, हम लोग को खाली कब तक चला प्रोग्राम, तो कब तक चला स्टेटमेंट से हम लोग को क्या लेना देना भाई। अब स्टेटमेंट कोई इंट ए इक्वल टू 5 या 6 है, तो अब उससे क्या लेना देना टाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब कब तक चलेगा प्रोग्राम, उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। अब ऐसा तो है नहीं मैं इंट इक्वल टू 5 दे दूंगा तो ज़्यादा देर तक चलेगा, इंट इक्वल टू 6 दे दूंगा तो उससे भी ज़्यादा लंबा चलेगा प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है तुम्हारे जो फंक्शन और मेथड के लूप के अनुसार, है ना। अब जैसे स्टेटमेंट को निगलेक्ट करो, इसका कुछ नहीं है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगा हमारा इसमें, समझे। तो ये एन तक चलेगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन तक चलेगा। क्या लगता है भाई, ये एन तक चलेगा? अरे यार, तब क्या प्रोग्रामिंग करी है तुमने। ये n-1 तक ही चलेगा, क्यों? क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं, आई लेस देन आई लेस होगा n से, है ना। तो n-1 तक चलेगा, तो अब n-1 होना चाहिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। क्यों, सही कहा ना मैंने। अब मैं दिखा देता हूँ, n-1 तो होना चाहिए, जैसे कि n-1 तक चलेगा। ये तो मैं समझ गया, आप भी समझ गए। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट टर्म को नेगलेक्ट कर दो, तो ये बच गया n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा बिग O और n। सिंपल, आई बात समझ में आ गई होगी। अब मेरा ये देखो, समझ में आया ये समथिंग।
अब ये देखो फोर लूप है, दो फोर लूप है, तो स्टेटमेंट से तो मैंने बताया स्टेटमेंट को नेगलेक्ट करो, कोई लेना देना नहीं है। अभी जो ये कब तक चलेगा प्रोग्राम, अगर दो फोर लूप होते हैं मेरे प्रोग्राम में तो कब तक चलेगा, इसे डिपेंड करता है दोनों फोर लूप पे। तो ये एक के लिए फिर ये भी n-1 तक चलेगा, ये भी n-1 तक चलेगा, ये 0 के लिए n-1 तक चलेगा, 1 के लिए भी n- जब तक n-1 के लिए भी n-1 तक चलेगा। तो जैसे कि कहाँ गया नो, जैसे कि मेरा ये 0 के लिए भी n, मतलब n की वैल्यू मान लो 5 है, सपोज कर लो इस इक्वेशन में n की वैल्यू 5 है। कौन से इक्वेशन में, ये वाले फोर लूप में मैंने मान लिया n की वैल्यू 5 है, तो 4 तक चलेगा वो, n-1 इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल, इतना समझ में आया। 4 तक चलेगा, 0 4 तक चलेगा, 1 4 तक चलेगा, 2 4 तक चलेगा, 3 4 तक चलेगा। ये बात समझ में आ गई। तो कितना हो गया, 1 कितना हो गया कैलकुलेशन, 16 हो गया। तो इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना n की वैल्यू को, सिंपल n की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी ना 4 आया, n की वैल्यू 4 है ना, तो 4 4 16 आ रहा है ना, तो वही है, वही कैलकुलेशन है 16। तो n इंटू n हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल हो रहा है, तो ये हो गया n स्क्वायर ओमेगा, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बार चलेगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो कमेंट में मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से बताएंगे आपको। जैसे कि हाँ, तो मैं इसी को एक बार दिखाना चाहता हूँ, इसी को दिखाना चाहता हूँ। मैंने तो बता दिया n स्क्वायर, डायरेक्ट बताया। अब ये जैसे कि एक चल रहा है n-1 के लिए चल रहा है, दूसरा भी चलेगा n-1, तो कितना हो जाएगा, इसको मिला जुला के तुम फॉर्मूला लगाते हो, n-1 n स्क्वायर होता है n+1 - 2ab होता है या नहीं होता है। कॉन्स्टेंट टर्म को नेगलेक्ट करते हैं तो n स्क्वायर प्लस 2n, ये मैं बता रहा हूँ n स्क्वायर जो हम लोग पहले निकाले थे ना, वो कैसे आया n स्क्वायर, ठीक है। फिर n कॉमन ले लेते हैं, n+2 आ जाएगा, इतना समझ में आ गया। कॉन्स्टेंट को नेगलेक्ट कर दो, क्या आ गया, n स्क्वायर, तो वही ओमेगा n स्क्वायर हो गया पहले का, ठीक है। तो यही मेरा कहने का मतलब था, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये हाई लो है, मैं ये आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि लोगरिदम में आएंगी, लॉग में आएगी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने बताया था, अगर मैंने आपको एवरेज केस के बारे में कुछ बताया था, तो मैंने बताया था कि लॉग कैसे इन्वॉल्व होता है, जैसे बाइनरी सर्च में आ जाए या फिर कोई सॉर्टिंग का एल्गोरिथम में आ जाए, तब ये यूज़ होता है। बिकॉज देखिए मैं मेड को डिवाइड करते जा रहा हूँ, ये ऐसा है कि नहीं एक बार कर रहा हूँ, मैं हर बार कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बताऊँगा आपको अगर बाइनरी सर्च के बारे में नहीं पता है, एक अरे होता है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फिर उसमें सर्च मारते हैं, वो ऐसा होता है। आपको नहीं समझ में आता तो मैं इसके बारे में फिर से इस पर आऊँगा, जब हम लोग बाइनरी सर्च या कोई सॉर्टिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे उस, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे कंटिन्यूस जब वैल्यू डिवाइड होती जा रही है, तो ये एवरेज केस में आ गया, और इसकी जो होती है वो लॉग में आएगी वैल्यू, समझ रहे हो ना। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें लॉग में आएगी, समझ रहे हो। जैसे क्यूक शॉर्ट हो गया, ये सब तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा जब अब देखो लॉग में क्यों आएगी, थोड़ा सा बता दूंगा मैं। लॉग में इसलिए आएगी क्योंकि जैसे कि हम लोग इसको डिवाइड करें, हमेशा हर अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी, और लॉग का वैल्यू अगर ग्राफ अगर तुम लोग देखोगे लॉग का ग्राफ, तो
अगर लॉग का ग्राफ दिखाऊं तो उसकी भी वैल्यू अप और ऊपर नीचे ऐसे आती है, तो इसलिए वो लॉगरिदम में आता है। ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई, थोड़ा माइंड मत करना जैसे मैं बना रहा हूँ वो एकदम एग्जैक्ट नहीं, ऐसे कुछ लॉग की वैल्यू जाती है। पहले इसके साथ साथ रह के लोअर रह के अपर जाके फिर, समझ रहे हो ना, इसलिए उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करें तो अलग अलग वैल्यू गए, इसलिए हम लोग उसका समझ रहे हो ना क्यों आती है, मैं बता दिया हूँ रीजन इसलिए आती है। ठीक है, सो यहीं तक था। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एक टॉपिक होती है, मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी थोड़ा सा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस मतलब कितना स्पेस ले रहा है हम लोग का प्रोग्राम एक रन होने में, मेमोरी में जितना कितना ज़्यादा, वेदर इट्स टेकिंग लेस स्पेस इन द मेमोरी और मोर स्पेस इन द मेमोरी। ठीक है, वो प्रोग्राम का परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई ना तो तुम्हारा वो स्पेस कम लेगा, समझ रहे हो ना। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना कुछ मेरे को नहीं लगता पूछते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। जितना इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम मतलब टाइम निकालना होता है, उसमें स्पेस का पता होना चाहिए कि कितना स्पेस ले रहा है। अब स्पेस वाले जो डिपेंड करेगा वो तुम्हारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट है, तो आप समझ लेना इसको अच्छे से, है ना। तो यहीं तक था मेरे को बताना आपको, और तो कुछ है नहीं। हाँ, तो भाइयों यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक जो भी आप देखते आ रहे हैं तो उसके लिए मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ अपनी ओर से। ठीक है, मैं बहुत आभारी हूँ आपका जो आपने मेरी वीडियोस देखी यहाँ तक। और मैं जैसे मैंने कहा था कि मैंने अपने चैनल पे थोड़ा क्वेश्चन भी करवाऊँगा आपसे, गूगल फॉर्म या फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, जो भी फॉर्म है, ताकि आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, एक बार आपने ये वीडियो देख लेना तो आई डोंट थिंक कि आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। अभी जस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट किया गूगल फॉर्म का, उसमें जाओ, आंसर दो। 10 क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स, और उसका आंसर देखो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो ना। ये आपके बेटरमेंट के लिए मैंने ना ये इतना मैंने गूगल फॉर्म बनाया है ताकि आप लोग जो पढ़ो तो आपको याद रहे वो, है ना। सो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, एक और बात मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आप लोग को अगर ऐसा लगे कि आपको ये पीपीटी जो मैंने पीपीटी बनाई है, या आपको ये पीपीटी चाहिए हो, तो एक बार आप जस्ट मेरे को कमेंट में बताना। अगर रिक्वायरमेंट होगी आपको तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ये जो पीपीटी मेरे पास है मैंने आपके लिए बनाई है, तो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, बस आप मेरे को पता चलना चाहिए कि आपको चाहिए, है ना। सो अभी तक तो इतना ही है। चलिए आप जाइए अपने टेस्ट ये वीडियो देखिए, और टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस टेस्ट को ज़रूर दीजिए और पता चले आपको कहाँ तक है आप, है ना। ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएंगी, अरे के कॉन्सेप्ट होंगे तो उसको भी समझेंगे अपन धीरे धीरे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।